हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जो है धातुओं के बारे में। लास्ट टाइम हमने आयनों के बारे में डिस्कस किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो धातुएं हैं उनकी प्राप्ति कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती, ठीक है। तो धातुओं की प्राप्ति के लिए देखिए, हमें कुछ स्टेप हैं जो फॉलो करने होते हैं, तो वो हमें करने होंगे यहाँ पे। अब उनमें देखिए क्या क्या है शाबाश। पहला जो हमारा स्टेप है जो हमें करना है वो होता है अयस्कों का समृद्धिकरण। जो अयस्क होते हैं उनका समृद्धिकरण किया जाता है। दूसरा हमारा स्टेप है वो होता है धातुओं का निष्कर्षण। और जो तीसरा स्टेप है वो है धातु का परिष्करण। तो ये जो स्टेप हैं ये हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये देखिए शाबाश, ये क्या है। जो अयस्कों का समृद्धिकरण जो दिया गया है, इसमें हम क्या करते हैं, अयस्क जो होते हैं उनके साथ मैंने आपको बताया था, अयस्कों के साथ गैंग होता है, यानी बहुत सारी गैंग होता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके साथ मिले होते हैं। तो उनको निकालना, अयस्क को उनमें से निकालना, उस गैंग को वहां से हटाना, वो कहलाता है अयस्कों का समृद्धिकरण। उसके बाद फिर उन अयस्कों में से जो ज़्यादा अयस्कों में से खनिज क्या होते हैं, जो ज़्यादा परसेंट धातुएं होती हैं, तो अयस्कों में से जो धातुओं का निकालना, धातुओं को प्राप्त करना, वो कहलाता है धातुओं का निष्कर्षण। और फिर उन्हीं धातुओं को शुद्ध बनाना, वो कहलाता है धातुओं का परिष्करण। तो यहाँ पर हमारे 3 स्टेप बनते हैं और तीनों स्टेप हम अच्छे से देखेंगे और उनको अच्छे से स्टडी करेंगे कि उनमें क्या क्या हमने पढ़ना है और क्या क्या होता है। तो देखिए शाबाश, जो हमारा पहला स्टेप है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का अगर समृद्धिकरण की बात करें तो अयस्कों के समृद्धिकरण कैसे किया जाता है, यानी गैंग को कैसे हटाया जाता है, वो हम कर सकते हैं जल के द्वारा। मतलब क्या करें, हम उसको जल के द्वारा उसको अलग कर लें। जो रेत मिट्टी है, जो धूल है या कोई और अपशिष्ट पदार्थ है, उसको निकालने के लिए हम जल का उपयोग करें। दूसरा हम यूज कर सकते हैं रसायनों द्वारा, कि बहुत सारे ऐसे केमिकल यूज करके हम उनको अलग कर सकते हैं, जो चिपके हुए हैं उनको निकाल सकते हैं। तीसरा हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर चुंबक के द्वारा। चुंबक के द्वारा भी हम अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो चुंबक है वो धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो गैंग है, जो रेत मिट्टी है, वो निकल सकती है आसानी से। तो हम ये चुंबकों के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जल के द्वारा हो सकता है, रसायनों के द्वारा हो सकता है, चुंबक के द्वारा हो सकता है, या फिर हम इनको निकाल सकते हैं जो है छान कर भी इसको निकाल सकते हैं। छान कर भी हम उसको, गैंग को उस अयस्क से अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन तरीकों से जो है अयस्कों में से गैंग को निकाल सकते हैं जहां से अयस्कों का समृद्धिकरण होता है। फिर हम बात करते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण। तो दूसरा हमारा स्टेप है धातुओं का निष्कर्षण। अब वो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि धातुओं को निष्कर्षण करना, यानी धातुओं को शुद्ध बनाना, वो भी हमें देखना होता है। तो सॉरी, जो धातुओं का निकालना होता है तो वो कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं।
जो हमारी ये सक्रियता श्रेणी है, इसके द्वारा हम देख सकते हैं कैसे, जो हमारी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनको विद्युत के अपघटन के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड के रूप में जो है, मतलब कि ये जो है इनको ऑक्साइड से या इन चीज़ों से प्राप्त नहीं कर सकते, हमें इनका क्या करना पड़ता है, विद्युत अपघटन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और विद्युत अपघटन के द्वारा इनको प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं कैसे, ये ज़्यादातर सल्फाइड और कार्बोनेट, या तो सल्फाइड या कार्बोनेट, इनके अयस्कों के रूप में जो है पाई जाती हैं, और इनसे कार्बोनेट को निकालना, सल्फाइड को निकालना, और सल्फाइड को निकालने के बाद फिर उसको किस में बदला जाता है, ऑक्साइड में बदलते हैं, और ऑक्साइड के बाद हमारा इसमें तीसरा स्टेप होता है, हम उसका अपचयन करते हैं। अपचयन करने का मतलब है हम उसमें ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और तब हमें वो धातु जो है प्राप्त हो जाती है। तो यानी यहाँ पर जो धातुएं हैं, जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, ये हमें सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में मिलेंगी, और उनका हम क्या करेंगे, उनको हम गर्म करके ऑक्साइड में बदलेंगे और फिर उनका अपचयन करवा देंगे ताकि वो क्या हो जाए, धातु प्राप्त हो सके। और जो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो है अवस्था में, जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, हमें डायरेक्टली ही सीधे ही हमें ज़मीन से यानी भूमि से मिल सकते हैं, डायरेक्टली मिल जाते हैं, इनका कोई भी ऐसा नहीं है कि इनका निष्कर्षण करना पड़े। तो इसलिए जो बाकी धातुएं हैं उन सभी का निष्कर्षण हमें करना होता है। तो ये हो गया धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि ये निष्कर्षण जो है ये कम अभिक्रियाशील धातुओं का कैसे किया जाता है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का कैसे किया जाता है, और अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का कैसे किया जाता है। तो उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है इसी में, जो सेकंड है हमारा स्टेप इसी में, कि कम क्रियाशील धातुओं का, कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, कि जो कम क्रियाशील धातु हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अब कम क्रियाशील कौन कौन सी है, देखिए बहुत सारी मध्यम में भी लिखी मिलेंगी आपको कि ये मध्यम भी होती हैं सर, लेकिन वो कम क्रियाशील कहलाती हैं, तो उनको कम क्रियाशील की श्रेणी में भी रखा जाता है। जैसे सिल्वर, गोल्ड यानी सोना और चांदी हो गए यहाँ पर, और मरकरी हो गया, और हो गया कॉपर। ये चार हमारी कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। और जो मरकरी और कॉपर है इनको तो जो है सल्फाइड के रूप में मिल सकती हैं ये हमें, लेकिन जो हमारे सोना और चांदी जो होता है ये हमें जो है स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो सकते हैं। तो कॉपर को और मरकरी जैसे धातुओं को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है वो देखते हैं। तो जो मरकरी है, मरकरी को निकाला जाता है सीना बार से, यानी हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, कम क्रियाशील धातुएं ऑक्साइड, या हम लिखेंगे कम क्रियाशील जो धातुएं हैं सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती हैं, सल्फाइड व ऑक्साइड अयस्कों के रूप में, अयस्कों के रूप में होती हैं या पाई जाती हैं, जिन्हें गर्म करने पर ही, गर्म करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी हम सिर्फ इनको गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे, जैसे जो मरकरी है, मरकरी का, मरकरी का निष्कर्षण सीना बार के द्वारा, इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मरकरी का जो है किस प्रकार निष्कर्षण किया जाता है इसी स्टेप में। तो कैसे करते हैं, सीना बार होता है हमारा मरकरी सल्फाइड,
यानी जो पारा होता है, पारे का जो सल्फाइड है उसको सिनाबार बोला जाता है। ठीक है, वो सिनाबार अयस्क के रूप में होता है। तो हम क्या करते हैं, उस सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे और होगा क्या कि जो मरकरी है उसका ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहां से निकल जाती है। कि जो सल्फाइड होगा मरकरी का, हम उसको ऑक्सीजन की यानी हवा की उपस्थिति में जैसे ही गर्म करेंगे, मरकरी का तो ऑक्साइड बन जाएगा और उससे सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनकर निकल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ऑक्साइड के बाद सीधा एक काम होता है कि हम उसको फिर से क्या कर देते हैं, लगातार गर्म कर देते हैं और मरकरी अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, वो ऑक्सीजन को त्याग देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो मरकरी है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, सीनाबार के द्वारा किया जाता है, जो होता है मरकरी का सल्फाइड। हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी हवा की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे ताकि मरकरी का ऑक्साइड बने, और ऑक्साइड से जो प्राप्त करना उनको क्या होता है, आसान होता है। सभी धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना सबसे आसान है, क्योंकि ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करने से ही वो ऑक्साइड त्याग देते हैं, ऑक्साइड को छोड़ देते हैं, यानी उनका अपचयन हो जाता है और वो प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें, कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है, कॉपर का निष्कर्षण कॉपर सल्फाइड के द्वारा। किसके द्वारा, कॉपर सल्फाइड के द्वारा। कॉपर सल्फाइड के द्वारा हम कॉपर का निष्कर्षण करते हैं। कैसे करेंगे शाबाश, वो देखिए। जो कॉपर का सल्फाइड होता है हम उसको उसी तरह ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे अधिक ताप पर। जैसे ही गर्म करेंगे कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, कॉपर के ऑक्साइड को उसी के सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वहां पर हमने क्या किया, डायरेक्टली उसके ऑक्साइड को गर्म कर दिया और मिल गया। कॉपर में क्या करते हैं, पहले कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, फिर उसी कॉपर ऑक्साइड को उसके कॉपर सल्फाइड के ही साथ, जिससे कॉपर ऑक्साइड बना था उसी के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं और गर्म करते हैं। जैसे ही कॉपर अलग बन जाता है हमारा और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। कॉपर अलग और सल्फर डाइऑक्साइड अलग। बैलेंस आप कर लीजिएगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फर्स्ट चैप्टर में आपको बैलेंस करनी होती है इक्वेशंस, तो यहाँ आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो यानी कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, कॉपर सल्फाइड से ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड को वापस सल्फाइड से रिएक्शन करवाइए, कॉपर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ये था वो धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं उनके बारे में। अब आता है मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कि जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। अब मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, जैसे ही हम देखते हैं देखिए शाबाश। तो मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट के अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। तो सल्फाइड से धातुओं का बनाना वो अलग अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। कार्बोनेट से जो धातु का प्राप्त जो किया जाता है वो अलग तरीके से किया जाता है। दोनों में जो है दो प्रोसेस होती हैं, उन दोनों के आपको नाम याद रखने हैं, उन दो प्रोसेस को याद रखना है, यानी जो क्या क्या अभिक्रियाएं हैं और उनके उदाहरण याद रखने हैं। तो देखिए, जो हम लिखेंगे मध्यम क्रियाशील धातुएं, मध्यम
क्रियाशील धातुएं सल्फाइड सल्फाइड व कार्बोनेट के अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। मध्यम क्रियाशील जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये धातुएं जो हैं ये कार्बोनेट के अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। इन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदला जाता है व इसके बाद इनका अपचयन कर प्राप्त कर लिया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या बातें आपको लिख रखी हैं कि जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो सारी धातुओं को हम क्या करते हैं, उन सारी धातुओं को, वो जो धातुएं सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, हम उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या ऑक्सीजन की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सल्फाइड में होती है, कार्बोनेट में नहीं होती तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत, तो उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अधिक तापमान पर, बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म करेंगे। गर्म करने पर वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी। और मैंने आपको बताया कि ऑक्साइड से उनको निकालना आसान होता है, तो ऑक्साइड से सिर्फ हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन को हटाना होता है और वो उनका अपचयन करवाना होता है। अपचयन जो है अपचायकों के द्वारा किया जाता है, तो इसका अपचयन करके इनको प्राप्त किया जा सकता है। अब अपचायक क्या क्या हो सकते हैं आपके, अपचायक हो सकते हैं आपके हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी तो H2O बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के निकल जाएगा। और कार्बन कोक जिसे बोलते हैं, जिसे हम कोर्क बोलते हैं, इस कार्बन के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड के बनाकर भी उसको निकाला जा सकता है। मतलब ये हमारे अपचायक होते हैं जो ऑक्सीजन को खींच लेते हैं किसी भी दूसरे तत्व से। अब हम बात करते हैं इसी में कि जो सल्फाइड से कैसे प्राप्त की जाती हैं। सल्फाइड से कैसे, कि अगर वो धातु सल्फाइड एस के रूप में पड़ी है तब कैसे प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त की जाती है भर्जन अभिक्रिया के द्वारा। अब भर्जन क्या होता है, भर्जन में होता ये है कि जो धातु है वो सल्फाइड में मिलेगी, उसका ऑक्साइड बनाकर अपचयन करवा दिया जाएगा और वो हमें धातु जो है प्राप्त हो जाएगी। तो भर्जन में मैंने आपको क्या बताया, सल्फाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, सल्फाइड, धातु का सल्फाइड मिलता है। जैसे मान लीजिए जिंक का सल्फाइड है, धातु का अयस्क है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे अधिक तापमान पर, बहुत ज्यादा तापमान पर, और ये क्या होगा, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। बैलेंस कर लीजिएगा इसको, अगर बैलेंस करना होगा तो हम बैलेंस कर सकते हैं इसको। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, अगर हम इसको 2 से, इसको 3 से, और इसको 2 से, और इसको भी 2 से गुणा करें तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सल्फाइड, यानी कि जो भर्जन है उसमें जो धातुओं के सल्फाइड के रूप में वो प्राप्त होंगी, उनके फिर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा अधिक तापमान पर, और उनका ऑक्साइड जो है वो बन जाता है। ऑक्साइड बनने के बाद अब क्या कार्य होता है वो देखिए। अब ऑक्साइड को क्या करेंगे, मैंने आपको बताया अपचयन करवाना पड़ेगा। अपचयन करवाएंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड को मान लीजिए कार्बन की उपस्थिति में हम उसको गर्म करते हैं, दोबारा से गर्म करेंगे तो होगा क्या कि जो जिंक है वो अलग निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो अलग निकल जाती है। इस प्रकार हम जिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था भर्जन के बारे में। इसी में अगली अभिक्रिया जो है वो आती है निष्पातन।
अब निष्पादन के बारे में देखिए क्या है। निष्पादन क्या होगी हमारी कि जिसमें कार्बोनेट होंगे, धातुओं के क्या होंगे, कार्बोनेट होंगे। इसमें हमें क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्राप्त होती हैं धातुएं। तो क्या होगा, कार्बोनेट जो होंगे धातुओं के, हम उनको गर्म करेंगे। या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, बहुत कम ऑक्सीजन हो, या अनुपस्थिति हो, ऑक्सीजन ना भी हो तब भी चलेगा, क्योंकि इन कार्बोनेट में पहले ही ऑक्सीजन होती मौजूद है। तो क्या होगा, उसको गर्म करने पर वो ऑक्साइड में बदल जाएगी। ऑक्साइड में बदलने के बाद हम उसको और गर्म करने पर ऑक्सीजन का त्याग हो जाता है, अपचयन उसका करवा दिया जाता है और धातु प्राप्त हो जाती है। तो मान लीजिए हमने जिंक का कार्बोनेट लिया और या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में ही हमने उसको गर्म किया, तो होगा क्या, जिंक जो है उसका ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वहां से बाहर निकलती है। जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। जैसे ही ऑक्साइड में बदलेगा, हम इसके ऑक्साइड का अपचयन करवा देंगे कार्बन के द्वारा, H2 हाइड्रोजन के द्वारा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, जो अपचायक होते हैं उनके द्वारा गर्म करेंगे। जिंक अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग। तो दोनों में ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ भी क्या हो रहा है, उसका अपचयन। तो यानी जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट में मिलेंगी। सल्फाइड है तो भर्जन अभिक्रिया, कार्बोनेट है तो निष्पादन, और दोनों में ही करना क्या है, गर्म किया। गर्म करने पर जो सल्फाइड है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए ताकि सल्फर डाइऑक्साइड बन सके और उसका ऑक्साइड बन सके धातु का। फिर उस ऑक्साइड का अपचयन करवाया जाएगा, कार्बन उसको खींच लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेगी या हाइड्रोजन ले लेता है, और वो फिर जो है धातु प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद निष्पादन में सेम वही प्रोसीजर है, हम अनुपस्थिति में ही कर सकते हैं। गर्म किया तो उसका ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और फिर जो उसके ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं किसी अपचायक के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, वो धातु प्राप्त कर ली जाती है। तो ये था इसके बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरा, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं। अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण। एक्चुअल में होता क्या है कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, वो आपको पता है कि ये धातुएं जो है डायरेक्टली इनको हम गर्म करके ऑक्साइड में बदल के इनको प्राप्त नहीं कर सकते। इनका विद्युत अपघटन करना होता है। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन किया जाता है और फिर जो है धातु को प्राप्त किया जाता है। अब विद्युत अपघटन कैसे करते हैं, मान लीजिए हमें सोडियम को प्राप्त करना है और सोडियम को प्राप्त करेंगे हम NaCl के द्वारा, सोडियम क्लोराइड के द्वारा। तो कैसे करेंगे, देखिए शाबाश, हमें कंटेनर लेंगे। जिस कंटेनर में होगा क्या, हमारी दो रोड होंगी, यानी जो दो रोड हैं वो इसमें ऐसे डिप की जाएंगी, डुबो कर रखी जाएंगी। एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, फिर क्या किया जाएगा, इनको आगे बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और बैटरी में जो होगा यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है इस तरफ, ये हमारा कहलाएगा एनोड, ये कहलाता है ये कहलाता है कैथोड, और ये कहलाता है एनोड। जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो तो कैथोड होगा, और यहाँ पर एनोड होगा। ठीक है, तो होगा क्या, हम मान लिया हमें NaCl में से सोडियम को प्राप्त करना है, तो हम यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन लेंगे। यहाँ पर NaCl को पिघलाकर हम इसमें डाल देंगे कंटेनर में। बिल्कुल अधिक तापमान पर पिघलेगा क्योंकि वो एक आयनिक यौगिक है, जिसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि उनका
जो है गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जैसे ही डिप किया जाएगा उसमें होगा क्या, अब वो देखिए। उसमें होता ये है कि जो हमारा NaCl है ये टूट जाता है किसमें, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, दो आयनों में टूट जाएगा। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव की वजह से इस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। तो होगा क्या कि जो पॉजिटिव वाला यानी जो धनायन होगा वो इसकी तरफ चला जाएगा, और जो ऋणायन होगा वो इस पॉजिटिव की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। तो इस तरफ आ जाएंगे क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, और इस तरफ आ जाएगा सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। तो यानी इस पर कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमारा सोडियम जो है वो प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा, और एनोड पर क्या होगा, एनोड के ऊपर क्लोरीन जो गैस है वो बनेगी। क्लोरीन क्लोरीन के एलिमेंट मिलके क्लोरीन गैस Cl2 गैस बनाएंगे, और वो यहाँ से जो है बाहर निकल जाती है। तो एनोड से निकलती है क्लोरीन गैस, और कैथोड पर हमें प्राप्त होता है क्या, सोडियम। और इस प्रकार से जो है उस धातु को प्राप्त किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। तो किसी भी धातु का हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, साल्ट बनाना होता है, हमें उसका लवण बनाना होगा। लवण बनाकर हम उसका विद्युत अपघटन करेंगे, क्योंकि एक लवण था, लवण से विद्युत अपघटन करके हम उस धातु को प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्साइड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ऑक्साइड से फिर उसको प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं, ये इतनी आसानी से जो है इनका अपचयन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम इनका विद्युत अपघटन करते हैं और उससे इनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये था अधिक क्रियाशील धातुओं के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप जो पढ़ा था वो हमारा क्या था कि हम करते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण, जो हमने पढ़ लिया कि जल के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, रसायनों के द्वारा कर सकते हैं, हम उसको चुंबक के द्वारा भी कर सकते हैं, या हम छान कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा दूसरा स्टेप जो था, उसमें हमने देखा कि जो धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, उसमें 3 तरह की धातुओं का निष्कर्षण पढ़ लिया, जो क्रियाशील श्रेणी के अनुसार, कि कम क्रियाशील का, मध्यम क्रियाशील का और अधिक क्रियाशील धातुओं का। फिर हमें तीसरे पे चलना है, जो क्या था, धातु का परिष्करण। तो वो देखिए शाबाश। अब हम बात करते हैं धातुओं का परिष्करण के बारे में, यानी धातुओं को शुद्ध कैसे बनाते हैं। अब धातुओं को शुद्ध क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उनमें बहुत सारे अपद्रव्य होते हैं, कुछ स्लैग्स होते हैं, कुछ ऐसे जो हैं पदार्थ होते हैं उनमें, जो उसको अशुद्ध बनाते हैं और उसको जल्दी ही खराब कर सकते हैं। तो उन अपद्रव्यों को, उन अपद्रव्यों को हम क्या करते हैं, निकालते हैं उन धातुओं से। वो कैसे किया जाता है, वो किया जाता है विद्युत अपघटनी जो है अभिक्रिया के द्वारा। अब यहाँ पर परिष्करण के द्वारा कैसे किया जाता है, ये विद्युत अपघटनी परिष्करण का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो विद्युत के द्वारा है इनको आसानी से जो है शुद्ध कर लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में कैसे करते हैं, इसमें हम एक क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, हम उस धातु को लेंगे जिस धातु को हमें शुद्ध करना। मान लीजिए जैसे इसमें आपको दिखाया गया है, हम कॉपर को शुद्ध कर रहे हैं। तो यदि हमें कॉपर को शुद्ध करना है तो हमें कॉपर का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट का हमें एक जो है सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, और उस सॉल्यूशन को इस जो है कंटेनर के अंदर डाल देंगे। कॉपर सल्फेट को इसके अंदर डाल देंगे, ये इसके अंदर हमारा है कॉपर सल्फेट, ठीक है। और यहां पर हम 2 रोड बनाएंगे। एक रोड जो होगी वो बनी होगी शुद्ध कॉपर की, और एक बनी होगी अशुद्ध कॉपर की। अशुद्ध का मतलब जिसमें से हमें शुद्ध कॉपर को निकालना है। एक तो होगी शुद्ध कॉपर और एक अशुद्ध कॉपर की। शुद्ध कॉपर की जो होती है ये हमें लेनी होती है पतली, और ये हम लेंगे थोड़ी सी मोटी। क्यों ऐसा किया गया है, इनकी कैसे स्ट्रेंथ को बताया गया है, मतलब कि जो इनकी लेंथ या जो इनकी मतलब कि मोटाई है या इनका पतलापन है वो क्यों बताया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। होगा क्या, फिर हम इन दोनों को इसके अंदर डिप कर देंगे। ये भी कॉपर से बनी हुई है लेकिन ये शुद्ध कॉपर की है, और ये वो अशुद्ध है जिसमें से हमें स्लैग्स को निकालना है, यानी उन
अपद्रव्यों को निकालना है। अब होगा क्या, इसमें सॉल्यूशन जो लिया वो भी कॉपर सल्फेट का लिया। होगा क्या कि जैसे ही हम इस सर्किट को ऑन करेंगे, देखिए ये जो रोड होगी ना, ये काम करेगी हमारी कैथोड की तरह, जो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसमें शुद्ध हमारा कॉपर था, और जो अशुद्ध कॉपर वाली है वो रखी जाएगी एनोड की तरफ, यानी कि उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव जो है तरफ से कनेक्ट किया जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या वो देखिए, इसमें जो कॉपर होगा वो जैसे ही हम इस कुंजी को, यानी कि जो हमारी कुंजी होगी, जो स्विच को ऑन करेंगे, इस सर्किट को पूरा करेंगे, तो यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से हमारा जो कॉपर है वो हमारा क्या हो जाता है, उसका विद्युतीय अपघटन होता है, वो हमारा क्या क्या हो जाता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आयनीकृत हो जाता है, और इस सॉल्यूशन में जो है, इस जो घोल में है वो चला जाता है। यानी कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और 2 पॉजिटिव आयन को क्या कर लेता है, बना लेता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन आयन है वो इस सर्किट के जरिए यहाँ पर चले जाते हैं, जो एक जो है सर्किट को पूरा करते हैं, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो यहाँ से जो है इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव जो है इसमें घुलता जाएगा। ये इसलिए मोटी रखी गई थी क्योंकि ये जो क्या करती है, धीरे धीरे जैसे इसमें से कॉपर निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, ये पतली होती जाती है। यहाँ तक का प्रोसीजर समझ में आया। फिर क्या होता है, इसमें घुलने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होता है इस कैथोड के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है हमने। तो इसके ऊपर ये कॉपर 2 पॉजिटिव जो है, जितना उसके अंदर डिजोल्व हुआ था, जितना उसके अंदर घुला था, उतना ही कॉपर 2 पॉजिटिव जो है इसके ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके चारों तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो कॉपर है वो अपनी अशुद्धियों को त्याग कर, अशुद्धियां जो होती हैं उसकी कहाँ मिल जाती हैं, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिल जाती हैं, जो नीचे बैठ जाती है, आपको अशुद्धियां दिख रही हैं, जिनको एनोड पंख भी कहते हैं। यानी ये हमारी जो है एनोड की तरफ जो है नीचे जो है अशुद्धियां जमा होती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो है उस कॉपर को जो है निकाला जा सकता है। देखिए 3 स्टेप हैं, मेन क्या है, पहला स्टेप है कि जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये कॉपर जो है, ये कॉपर जो हमारी, ये कौन सी थी रोड, ये एनोड थी जो अशुद्ध कॉपर की बनी हुई थी। इसमें से कॉपर क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर वो क्या करता है, इस विलयन में घुल जाता है। जैसे इसमें घुलेगा, दूसरा स्टेप क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो इस सर्किट के अंदर से यहाँ आ जाएंगे, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता ही है। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव इसके अंदर घुला था, उतना ही कॉपर 2 पॉजिटिव इसके ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये 2 पॉजिटिव वाले आयनों को खींचेगा और अपने ऊपर जमा करना स्टार्ट कर देगा, शुद्ध कॉपर जो है इसके ऊपर जमा हो जाता है। तो अगर हम रिएक्शन को देखें एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर, एक तो कैथोड और एक एनोड के ऊपर अगर हम देखें तो क्या होगा, कैथोड पर क्या होता है, देखिए ये आपको कैथोड दिख रहा है और ये आपको एनोड दिख रहा है। जो एनोड पर क्या होगा, पहले पहले एनोड पर अभिक्रिया होती है कि कॉपर जो है वो बदल जाता है कॉपर 2 पॉजिटिव और +2 इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पर क्या होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और कॉपर शुद्ध हमें वापस से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कॉपर इस पे जमा हो जाएगा और कॉपर जो है हमें शुद्ध प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुद्ध कॉपर जो है हमें वो मिल जाता है। समझ में आया? तो ये था इसके बारे में। बाकी जो बचता है बच्चों को हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।